हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 से, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर को पॉल्यूट करती हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एयर। एयर क्या है जिसके पॉल्यूशन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट फॉर्म द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर का क्या है, एक एयर की कंप्लीट एक लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड and other gases such as helium, ozone, argon, etc. हमारे एयर बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है, जिसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है दैट इज 78%, ऑक्सीजन 21%, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनकी टोटल परसेंटेज होती है 0.04%। Along with dust particles, pollens and spores, गैसेस के अलावा एयर में डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, पोलन्स जो आप लोगों ने पढ़े हैं, पोलन ग्रेन्स, और स्पोर जो आपने ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर फॉर्मेशंस पढ़ा था, उसके जो स्पोर्स होते हैं ये भी हमारी एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर मे वेरी ऑन अदर प्लैनेट्स, हाउएवर सम प्लैनेट्स डू नॉट हैव एयर, स्पेस कंटेन्स नो एयर। कहता है कि अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग एयर के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, और ज़रूरी भी नहीं कि दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर एयर प्रेजेंट हो, और जो हमारा आउटर स्पेस है उसके अंदर भी कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया गया। इस पाई चार्ट से आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस 0.03%, वाटर वेपर्स 1% प्रेजेंट है। जो आर्गन गैस है, जो इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, ये 0.97% पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO, एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ सर्टेन concentration in the air that causes harm to human beings and the environment. तो WHO की डेफिनेशन के हिसाब से एयर पॉल्यूशन को डिफाइन किया गया है वो सब्सटेंसेस जो हमारे एयर के अंदर किसी भी अमाउंट में पाए जाते हैं और वो इंसान को और एनवायरनमेंट को हार्म कॉज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? एयर पॉल्यूटेंट कहा जाता है। एयर पॉल्यूटेंट क्या है? वो सब्सटेंसेस जो एयर को क्या करें? पॉल्यूट करें। In other words, when air gets contaminated due to harmful and unnecessary substances that can affect the living and non-living things on the earth is called air pollution. हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? जब एयर कंटामिनेट हो जाए, कंटामिनेट मतलब प्रदूषित, दूषित हो जाए ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस और अननेसेसरी सब्सटेंस से जो लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर एक एडवर्स, एक बैड इफेक्ट डालते हैं, तब हम कहेंगे कि हमारी एयर क्या हो गई है? पॉल्यूट हो गई है, और इसी को क्या कहा जाता है? एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। सो हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड? एयर कैसे पॉल्यूट हो जाती है? तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? कोई भी अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, जो एयर की क्वालिटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, उस एयर को कंटामिनेट कर देता है, उन सब अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को एयर पॉल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे कि जो स्मोक है वो आपका एक एयर पॉल्यूटेंट है, जो धुआं होता है वो एक एयर पॉल्यूटेंट है। एयर पॉल्यूटेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर सोर्स। जहां से वो एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस हुए हैं उसके बेस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है। कुछ आपके इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और कुछ आपके आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सबसे पहले इंडोर एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? इंडोर मतलब हमारे घर के अंदर, आउटडोर मतलब घर के बाहर। These pollutants are generated indoors in houses, institutions, buildings and commercial facilities. Indoor air pollution may not severely impact people's health
but can certainly affect them in long run. हमारे जो घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस और जो भी कमर्शियल फैसिलिटीज हैं, जो भी बंद कमरे में होती हैं, उनके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंडोर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और ये किसी पर्सन की हेल्थ पे उसी टाइम सडन इफेक्ट से कोई इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन लंबे समय में ये इंसानों के लिए क्या होते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं। डिफरेंट इंडोर पॉल्यूटेंट्स आर, अलग अलग जो इंडोर पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या हैं, टोबैको स्मोक। टोबैको आप सब जानते हैं, गुटखा का जो धुआं होता है, चाहे वो फिर सिगरेट की फॉर्म में हो, चाहे फिर वो हुक्का की फॉर्म में हो, कोई भी जो टोबैको स्मोक है वो आपके लिए इंडोर पॉल्यूटेंट का काम करता है। आप इन टोबैको के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप देख भी सकते हैं कि वहां पे लिखा होता है कि इससे लंग्स कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स लाइक पेट हेयर्स, जानवरों के जो बाल है आपके घर में, जो पेट है आपका, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पोलन हो गया, ये भी आपके इंडोर पॉल्यूटेंट के तौर पे काउंट किए जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल लाइक लेड एंड एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस कैन कॉज कैंसर। जो लेड है और एस्बेस्टोस है ये आपको कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, या आपके घर में जो डिफरेंट चीजें हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो भी आपकी एक इंडोर पॉल्यूटेंट के तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या कौन सा इंडोर पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। बेडरूम के अंदर डस्ट है, माइट्स हैं, पेट डेंडर्स हैं, किचन के अंदर केमिकल्स हैं, स्मोक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाथरूम के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, हाउस होल्ड क्लीनर्स रखे हुए हैं, उनमें से जो हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं, माइल्ड्यू, लिविंग एरिया में टोबैको स्मोक हो गया, कारपेट के अंदर से जो डस्ट निकलता है, फर्नीचर में जो डस्ट होता है, गार्बेज के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, पेंट, सॉल्वेंट, जो भी आप पेंट वाली चीजें रखते हैं इनके अंदर से लेड, आर्सेनिक वगैरह निकल सकते हैं। यार्ड है आपके घर के पीछे, पोलन मिलेंगे, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे, एटिक है उसमें एस्बेस्टोस मिलेगा, डस्ट मिलेगा, केमिकल मिलेगा। तो जितने भी आपके स्टोर रूम वगैरह हैं उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज इंडोर एयर क्वालिटी? इंडोर एयर क्वालिटी क्या होता है, जिसको हम IAQ के नाम से जानते हैं। सो इंडोर एयर क्वालिटी इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ एयर विद इन द हाउस, बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स। आपके घरों में, आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो दरवाजे के अंदर जो एयर क्वालिटी है उसको इंडोर एयर क्वालिटी के नाम से जाना जाता है कि आपकी एयर क्वालिटी कैसी है। लो इंडोर एयर क्वालिटी कैन लीड टू इमीडिएट इफेक्ट्स सच एज इरिटेशन इन द आईज, रेडनेस ऑफ आईज, हेडेक एंड डेजीनेस। क्या कहते हैं कि अगर आपके घर के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो लो है तो इससे आपको क्या हो सकता है, आईज के अंदर इरिटेशन हो सकती है, आईज आपकी रेड हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है आपको। इट मे ऑल्सो लेड टू एडवर्स इफेक्ट इन द लॉन्ग रन सच एज द प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा। अगर ये जो आपके घर की इंडोर एयर क्वालिटी है ये ज्यादा समय तक खराब रहती है तो आपको अस्थमा भी हो सकता है, जो आपकी एक लंग्स से रिलेटेड डिजीज है। एयर प्यूरिफायर्स यूज किए जाते हैं आपके घरों के अंदर, ऑफिसेज के अंदर, ताकि जो क्लीन एयर है वो आपको अवेलेबल हो सके। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आजकल एयर प्यूरिफायर बनाती हैं। ऐसे ही एयर प्यूरिफायर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि दिल्ली में आपको जगह जगह पर एयर प्यूरिफायर देखने को मिलेंगे पब्लिक प्लेसेस में, ताकि वो बाहर की एयर को क्लीन करके वहां पर घूम रहे लोगों को क्या मिल सके, अच्छी एयर प्रोवाइड कर सके, वहां के लोगों को अच्छी एयर मिल सके। सो आउटडोर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? आउटडोर air pollution refers to the contamination of air in the open environment. Outdoor air pollutants generally arise from the burning of fossil fuels, smoke from industries, vehicles. They adversely affect the quality of air and hence the whole environment of the earth. क्या कहता है, घर से बाहर जितनी भी चीजें पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं वो हमारे आउटडोर एयर पॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगी। फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, स्मोक जो निकल रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर फॉसिल फ्यूल्स को जला के ही, व्हीकल्स के अंदर आप डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं, इनसे हमारी एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट काफी हद तक खराब हो जाता है। जो मेजर आपके आउटडोर पॉल्यूटेंट हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उससे 57% पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस 12% कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पॉल्यूशन में। फ्यूल कंबशन जो है एक्सेप्ट इन व्हीकल्स को छोड़ दें क्योंकि व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन में आ गए, उसके अलावा जो फ्यूल कंज्यूम होता है अलग अलग जगह पे वो 21% करता है। और मिसलेनियस क्या है आपका 10% एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। सो जो पॉल्यूटेंट हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। डिपेंडिंग अपॉन देयर एमिशन इनटू द एयर पॉल्यूटेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। आपके जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर डिवाइडेड होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? आर द वंस दैट आर एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट। वो पॉल्यूटेंट जो सीधे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं उनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, जैसे कि जो हार्मफुल गैसेज है सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये डायरेक्टली इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स के द्वारा हमारी एयर में डायरेक्टली रिलीज कर दिए जाते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। देन व्हाट आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो हैं दैट गेट जनरेटेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। फॉर एग्जाम्पल, acid rain is secondary pollutant. Nitrogen oxide reacts with water vapors present in air and form nitric acid. Secondary pollutant क्या है भाई? जो हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस किए थे, जब ये हमारे इन्वायरमेंट में दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करके जो पॉल्यूटेंट बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जब रेनफॉल होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर क्या बताया, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ये बनाएगी आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जब ये एनवायरनमेंट में किसी और चीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो पॉल्यूटेंट अब प्रोड्यूस हो रहे हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करने से उनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये प्रेजेंट हैं यहाँ पर। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पे ओजोन है, पैंस हैं, मोस्ट नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हैं। यहाँ पर नेचुरली देखिए वोल्केनो इरप्शन भी क्या करता है आपके एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। ये फैक्ट्रीज से हो गया, ये स्टेशनरी हैं चीजें, ये मोबाइल है, मोबाइल मतलब ये मूव करता है जो पॉल्यूशन का सोर्स है। ठीक है जी। सो कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन के कॉजेज, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से जो एयर पॉल्यूशन होता है। समटाइम्स फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन कैन लेड टू द रिलीज ऑफ एन एक्सेस ऑफ स्मोक। कई बार क्या होता है, जो फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में जो आग लग जाती है, वॉल्केनो जो इरप्ट होता है, वॉल्केनो फटता है, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस स्मोक और डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये नेचुरल सोर्स हो गए जिनसे एयर पॉल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको इंडस्ट्रीज में व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है। जब इनको जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस इनमें से प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी एयर में जाके पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। और वो सब्सटेंसेस क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जॉस्ट है फ्रॉम फैक्ट्रीज से जो एग्जॉस्ट है उसमें से भी बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक carbon dioxide, hydrocarbon and other harmful chemicals in air which decrease its quality। तो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर से भी एग्जॉस्ट में से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी हमारे एयर पॉल्यूशन में रोल प्ले करती हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल रिलीज करते हैं और वो केमिकल हमारी एयर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो लेड टू द रिलीज ऑफ अमोनिया। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अमोनिया रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो बहुत ही ज्यादा हजार्डस है हमारे लिए, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। पॉल्यूशन ड्यू टू हाउस होल्ड, घरों में
जो चीजें यूज होती हैं उससे होने वाला पॉल्यूशन। जो पेंट्स हैं, पेंट्स भी केमिकल से बने हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो ये शीशे साफ करने के या घर में और कुछ चीज़ों को साफ करने के लिए जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एयर कंडीशनर्स जो हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं, और जो अदर अप्लायंसेस हैं जो आपके घर के अंदर पाए जाते हैं, इन सब में से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एयर कंडीशन है और जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? CFCs रिलीज करते हैं, जो हमारी ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीट करने का, खराब करने का, डैमेज करने का काम करती है। ओजोन लेयर क्या है? हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एक ऐसी लेयर पाई जाती है जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करती है, बचाती है। उसको क्या कहा जाता है? ओजोन लेयर कहा जाता है। Burning of wood, cow dung cakes in rural areas also led to air pollution। भाई जो लकड़ी जलाई जाती है, काउ डंग जलाया जाता है रूरल एरियाज, गांव के इलाकों में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज और माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग होता है खुदाई करना, जैसे जो कोल के लिए माइनिंग की जाती है या फिर किसी और सब्सटेंस के लिए, किसी और मिनरल के लिए माइनिंग की जाती है, आयरन निकालना है। तो जब माइनिंग करते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? डस्ट निकलता है, और बहुत ज्यादा केमिकल्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर स्टोर्ड हैं, वो केमिकल्स भी एयर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। तो इतने सारे सोर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द एनवायरमेंट। तो अब जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमने डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स पढ़े अभी ऊपर, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल्स। जब फ्यूल्स अच्छे से नहीं जलता है, फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबशन होती है, पूरी तरीके से नहीं जल पाता, तब उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ये एक पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस है, क्यों है ये पॉइजनस गैस? क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर जाती है तो आपके जो ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है, उसको क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। क्या कर देती है? आपकी जो ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है, उसको डिक्रीज कर देती है। कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सांस लेने में भी आपको दिक्कत महसूस होगी। किसके अंदर? स्मॉग के अंदर। जो स्मॉग है ये कब बनता है भाई? फॉग प्लस स्मोक, जब दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, फॉग और स्मोक, तो बनता है आपका स्मॉग। ये आप लोगों ने देखा होगा, आमतौर पर दिवाली के अगले दिन क्या होता है? बहुत ज्यादा धुआं होता है, और साथ में अगर फॉग गिर जाए तो क्या क्रिएट हो जाता है? स्मॉग क्रिएट हो जाता है। इससे आपको क्या होगा? आंखों में जलन महसूस होगी, है ना, और रेडनेस आ जाएगी आंखों में, सांस लेने में आपको दिक्कत महसूस होगी। वही पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ये डिफिकल्टी कॉज करता है ब्रीदिंग के अंदर। अस्थमा, वीजिंग और कफ, खांसी हो गया, अस्थमा लंग्स रिलेटेड डिजीज होगी, छींके होगी, ये सब आपको आने लग जाएंगे। और ये विजिबिलिटी को भी डिक्रीज कर देता है। आप नोटिस करेंगे जिस दिन स्मॉग होता है उस दिन आपको ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर फॉग इंक्लूडेड होता है। तो स्मॉग इज व्हाट? स्मोक प्लस फॉग इज नॉन एज स्मॉग। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, ये मेनली प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कंबशन ऑफ कोल। कोल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, और आपके लंग्स भी इससे काफी ज्यादा हद तक डैमेज हो सकते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो हमने पढ़ा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स और एरोसोल्स। एरोसोल्स आपके क्या हैं? कोलाइडल सब्सटेंसेस होते हैं जो एरोसोल्स हैं। इनमें से क्या निकलती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मिलते हैं। ये आपके ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM, ये तो गैसेस होगी या फिर कुछ और सब्सटेंसेस हो गए। ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। ये हल्के होते हैं, इसलिए एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। प्रोड्यूस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स को जलाने पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM प्रोड्यूस होते हैं, जो विजिबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ब्रीदिंग के अंदर। सो जो डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या इफेक्ट डालते हैं, ये सब हमने देख लिया। सो एयर पॉल्यूशन एंड केस स्टडी ऑफ ताजमहल। एयर पॉल्यूशन क्या होता है और ताजमहल की केस स्टडी के बारे में देख लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन ताजमहल के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। हम सबको पता है जो एयर पॉल्यूशन है वो सीवियरली डैमेज कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है। वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ
हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कैन बी व्यूड ऑन द ताजमहल। एयर पॉल्यूशन की वजह से आप ताजमहल के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट, एक बैड इफेक्ट देख सकते हैं। ये एक ऐसा मोन्यूमेंट है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है और हमारे इंडिया का एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस भी है। द एयर पॉल्यूशन इन दैट रीजन has led to decolorization of the white marbles of ताज महल। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज के अंदर आपको कितना ज्यादा व्हाइट देखने को मिल रहा है और सेकंड इमेज में आपको कितना येलोइश कलर का देखने को मिल रहा है। तो जो मार्बल है उसका सरफेस खराब हो जाता है। आप कहेंगे कि नहीं सर, हमने देखा था तब भी तो ताजमहल चमक रहा था। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि इसमें हमेशा क्या होता है, इसको जो आपका येलो कलर है उसको हटाने का काम हमेशा चलता रहता है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका मार्बल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। सो कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन आगरा। आगरा के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से इतना पॉल्यूशन है और ताजमहल के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा है। जो मेन सोर्स है पॉल्यूटेंट्स का एयर के अंदर, ताज के इर्द गिर्द, ताज के चारों तरफ, वो क्या है, जो इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं आगरा के अंदर। एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी जिसका नाम था मथुरा ऑयल रिफाइनरी, और भी छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें ऑटोमोबाइल्स, रबर प्रोसेसिंग और केमिकल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या करती हैं, एयर के अंदर छोड़ती थी। जो मेजर पॉल्यूटेंट्स थे वो थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दीज पॉल्यूटेंट्स लेड टू एसिड रेन। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना देगी, HNO3 बना देगी। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरस एसिड बना देगी आपका। तो जो ये एसिड रेन है उसके अंदर ये ऑक्साइड क्या करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन आएगी और एसिड रेन की वजह से आपका मार्बल खराब हो जाएगा। सो व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इट फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाती है, फॉर्मूला रहेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड का। एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाती है आपका, सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बनाती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। द रेन वाटर which falls on the Taj Mahal led to the decay of marble। जो रेन वाटर ताजमहल के ऊपर गिरता है वो मार्बल को क्या कर देता है, खराब कर देता है, क्योंकि वो क्या है, एसिड है, और एसिड क्या करेगा, ताजमहल को, क्या जो मार्बल है उसको खराब कर देगा। इसको मार्बल कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मार्बल कैंसर कहा जाता है। जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उसके अंदर से सबसे ज्यादा SPM निकलते थे, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो ताज के ऊपर जाके क्या करते थे, चिपक जाते थे, और उस ऑयल की प्रेजेंस की वजह से ताजमहल का कलर आपको येलो नजर आता है। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरीज में से निकलने वाले छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ताजमहल के ऊपर जाके चिपक जाते थे, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर येलोइश नजर आता था। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते थे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ताजमहल के आसपास? तो जो इंडस्ट्रीज थी उनको कहा गया कि आप फॉसिल फ्यूल्स की जगह आप क्लीन फ्यूल यूज करेंगे, जैसे कि CNG एंड LPG, ताकि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके और जो मोन्यूमेंट है वो प्रोटेक्टेड रह सके। इसके अलावा जो अनलेडेड पेट्रोल है, पेट्रोल भी कई टाइप का आता है, एक साफ आता है जिसके अंदर पॉल्यूशन कम क्रिएट होता है, उसको अनलेडेड पेट्रोल कहते हैं, उसमें लेड प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पर आगरा में क्या कहा गया कि नॉर्मल पेट्रोल की जगह अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा सभी ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ताकि वहां पर एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो ये स्टेप लिए गए थे ताजमहल को प्रिवेंट करने के लिए। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा पूरा जो दुनिया है वो इस इफेक्ट से जूझ रही है, क्योंकि इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। As the sun rays enters the earth atmosphere, some of the radiation get reflected back into the space while some of it trapped inside the earth atmosphere। जब सन रेज आती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद कुछ तो अर्थ सरफेस से टकरा के वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप होके रह जाती हैं। ट्रैप होके रह जाना, यदि आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आपकी कार धूप में खड़ी है दोपहर के टाइम, गर्मियों के टाइम में, तो जैसे ही आप कार के अंदर जाएंगे, कार के अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो हीट रेज उसके अंदर गई थी वो अंदर ट्रैप हो गई, और जो ग्लास था आपका पूरी गाड़ी के चारों तरफ जो शीशा होता है, वो शीशा उन हीट रेज को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है जी।
इसी इफेक्ट को, जो ये बढ़ रहा है टेम्परेचर, इसको ग्लोबल वार्मिंग से हम रिलेट करके समझेंगे। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेज। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट होती हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, जो सन की हीट रेज को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो मेजर आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रीन हाउस गैसेज के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स हैं, ये सन रेडिएशंस को अर्थ से बाहर नहीं जाने देते, उनको ट्रैप कर लेते हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें क्या करती हैं ये गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस सन की जो रेडिएशंस है उनको ट्रैप कर लेती हैं। इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से द अर्थ हैज अ स्टेबल टेम्परेचर। इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से ही, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे नहीं होता तो हमारी लाइफ भी अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि दिन के समय अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता और रात के समय एकदम से बिल्कुल ठंडा हो जाता जैसे ही सन सेट हो जाता उसके बाद। तो अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन होने के लिए इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें वार्मथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो रेडिएशन ट्रैप हुई हैं वो रात के समय अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद करती हैं। हाउएवर, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये तो जरूरी है कि भाई अगर ये इफेक्ट नहीं होगा तो हमारी लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट होगा, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट, सीरियस ट्रबल भी क्रिएट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी, ज्यादा हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे। इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जो फिनोमिना है जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के आपको बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो यहां पर समझिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या करता है, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ का हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है चारों तरफ। तो कुछ तो क्या हो गई, हमारे आउटर एटमॉस्फेयर के सरफेस से ही टकरा के वापस चल गई, कुछ हमारे अर्थ क्रस्ट से टकरा के वापस चल गई, कुछ क्या हुई, डायरेक्ट आई और वो एब्जॉर्ब हो गई अर्थ सरफेस के द्वारा। अर्थ ने कुछ जो सन की रेडिएशंस है, सोलर रेडिएशंस हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ क्या हुई, वापस बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और कुछ हो गई यहां पर क्या हो गई, कुछ यहां पर ट्रैप हो गई। जो ट्रैप हो गई वही इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। दिस इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो सोर्सेज क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहला इसके अंदर इफेक्ट जो आप समझेंगे वो क्या समझेंगे, कटिंग ऑफ ट्रीज। यहां पे कटिंग ऑफ ट्रीज पहला तो हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से हो रही है। दूसरा क्या हो गया आपका, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कट रही है, ट्री कट रहे हैं, इससे इम्बैलेंस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करने में हेल्पफुल होती हैं, और यही इस काम को पूरा करती हैं जी। इनके अलावा कोई और नहीं करता एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गीज। ठीक है जी। तो अगर पेड़ कम होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस एयर के अंदर बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसीलिए डेफोरेस्टेशन जो हम करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाती है। इफेक्ट देख सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स, आप देख सकते हैं आज के टाइम पे जो रेन है वो किसी भी टाइम हो जाती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं होती है, इवन मॉनसून के सीजन के अंदर। तो हमारे जो रेन पैटर्न है, स्नो पैटर्न है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, तेज क्या आती हैं,
हवाएं आती हैं जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टॉर्म, तूफान के नाम से जानते हैं। जो कोरल रीफ्स हमारे समुद्र में प्रेजेंट होती हैं वो भी डैमेज होती हैं किसके द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपका क्या होता है, जब आपके टेम्परेचर बढ़ता है, इससे जो आइस और स्नो है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होती है और ये सारा पानी कहाँ आ जाता है, बर्फ पानी में जो बदलता है ये सारा ओशन में आ जाता है। तो ओशन का जो क्या है, ओशन का जो लेवल है पानी की वजह से वो बढ़ने लग जाता है। इससे जो लो लाइंग एरियाज हैं वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड हो जाते हैं। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे ओशन भी के अंदर भी वार्मथ बढ़ रही है, गर्माहट बढ़ रही है। जो आपका लेवल है, सी लेवल, वो भी बढ़ रहा है। जो कोरल रीफ्स हैं वो भी डैमेज हो रही हैं। जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता जा रहा है, जिससे मोर हीट वेव्स आपको देखने को मिलती हैं। अर्लियर जो हीट वेव्स होती थी ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती थी हमारे देश के अंदर, लेकिन अब जो हीट वेव्स हैं वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं और फ्रीक्वेंट हो गई हैं। बार बार हीट वेव्स आती हैं, जिसका गवर्नमेंट हमें क्या करती है, पहले ही हम लोगों को बता देती है कि हीट वेव्स आने वाली हैं, तो आप लोग घरों के अंदर ही रहें। जो एनिमल्स की माइग्रेशन है, जो उनकी लाइफ साइकिल है, उसके ऊपर भी इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा सीजन आने वाला है, तो उनकी माइग्रेशन पे भी इफेक्ट डालती हैं। सो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग के, और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले टाइम में जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अर्थ के ऊपर। इसलिए सभी देश मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या कॉज कर रही है, इंक्रीज कर रही है अर्थ के टेम्परेचर को, जिससे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रही है, जिससे सी वाटर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से फ्लड आ जाते हैं उन एरियाज में जो समुद्र के नजदीक हैं। इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं जी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां गर्म है वो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जो वेदर है वो उतना सही पैटर्न जो फॉलो करता था उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इंक्रीज्ड रेनफॉल इन डिफरेंट प्लेसेस हैव अकर्ड ड्यू टू द हायर टेम्परेचर ऑन द अर्थ। जो रेनफॉल है वो कई जगहों पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कई जगहों पे बहुत कम हो गई है। जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इस वजह से वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, पृथ्वी के ऊपर से खत्म ही हो गई हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो हमारा वाटर पॉल्यूशन रहता है, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।